मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से शुरू हुई बैन की राजनीति अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। लोक लुभावन चुनावी वादों के साथ साथ प्रतिबंधों का लालच दिया जा रहा है। जाहिर है बजरंग दल या हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध का यह मामला मुस्लिम वर्ग को लुभाने के लिए दिया जा रहा है। कर्नाटक में 76% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया है। वहाँ ओबीसी और आम आदमी पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में नोटा बराबर भी वोट नहीं मिले। जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस मुसलमानों को जुटाने में कामयाब रही, वैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुस्लिम वोट विभाजित होने से रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसलिए पहले बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात उठी तो कई कांग्रेसी नेताओं ने इसकी हिमायत को सुर में सुर मिलाया और अब कांग्रेस प्रवक्ता ने हिंदू महासभा पर प्रतिबंध की मांग उठाई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस प्रतिबंध की राजनीति से मुस्लिमों के बीच अपना खोया जनाधार पाने की रणनीति बना रही है और कांग्रेस के इस अभियान का कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा करके कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 76% से ज्यादा मत प्राप्त कर लिए थे। अब मध्य प्रदेश में भी इसी प्रयोग को दोहराने की मांग बार बार उठ रही है। ओबीसी और आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस मध्य प्रदेश में मुस्लिमों के प्रभाव वाली 33 विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति बना रही है। इसलिए पहले बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने बयानबाजी की और अब हिंदू महासभा को बैन करने की मांग कांग्रेस के भीतर से उठी है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत का कहना है कि नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी और हिंदू महासभा गोडसे की विचारधारा का समर्थन करती है। इसलिए कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को हिंदू महासभा को बैन करने का वचन देना चाहिए। परसों नाथूराम गोडसे की जयंती मनाई जा रही थी, उस पर मैंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिख के चेताया, अगर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किया और जब नाथूराम गोडसे ने उनको 3 गोली मारी तो उनके मुख से एक ही चीज़ निकली, हे राम। जो राम का अनुसरण करते हों और वो उस विचारधारा की जो हत्या करता है और उसका जो महिमा मंडन करता है तो उसका हम विरोध करते हैं। तो मैंने मैनिफेस्टो में जो क्षेत्रीय मैनिफेस्टो बन रहे हैं उसमें मैंने वहाँ के प्रभारी श्री अजय सिंह राहुल भैया को एक पत्र लिख के बोला है कि इसमें हिंदू महासभा को भी बैन किया जाए, जिस प्रकार से बजरंग दल का विरोध हो रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम रखते हैं पर कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने, हत्या, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उसका जो महिमा मंडन करता है तो उसको तुरंत बैन करना चाहिए। हिंदू महासभा को बैन करने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से एक बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि क्या हिंदू महासभा से फायदा लेने के लिए बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल कराया गया था। हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से एक बाबूलाल चौरसिया की ज्वाइनिंग खुद कमलनाथ जी ने करवाई थी। शायद गोविंद सिंह इस बात को भूल गए। गोविंद सिंह शायद भूल गए कि उस समय वो समर्थन में खड़े हुए थे। तो गोडसे के पक्ष में कौन है, गांधी जी के वैचारिक हत्या रोज कौन करता है, गांधी जी के पद चिन्हों पर किस तरीके से कांग्रेस ने कोटाराघात किया है और इन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में अपने हितों के लिए शामिल किया है, इस पे सबसे पहले शोध करना चाहिए। गोविंद सिंह जी, आपको सबसे पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये भी बताइएगा कि हिंदू महासभा को तो आप जब बैन करेंगे तब करेंगे, कमलनाथ जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे क्या? राजावत ने हिंदू महासभा को बैन करने का वचन देने संबंधी बिंदु को कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को पत्र भी लिखा है। अब देखना ये है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। फिलहाल बजरंग दल को बैन करने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के नेता ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर।
और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। तो कर्नाटक में तो बजरंग दल अभी तक बैन हुआ नहीं है। ये बात हो रही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि उन पर बजरंगबली की कृपा हो गई और सरकार बन गई है। तो मध्य प्रदेश में अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। यहाँ बजरंग दल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ राजावत, जिसका कुछ क्षेत्र में या कुछ शहरों में ही समर्थन बचा है। खासतौर से अगर हम बात करें तो ग्वालियर के बाहर किसी ने लंबे अरसे से नहीं सुना होगा कि संगठन ने कोई गतिविधि की हो, कोई कार्यक्रम किया हो, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन किया हो। क्योंकि हमने देखा कि गोडसे की मूर्ति लगाने की बात हुई तो भी ग्वालियर में हुई थी। हिंदू सभा में उनकी जयंती पुण्यतिथि पर कार्यक्रम की बात की थी, वो भी वहीं हुआ था। गोडसे का मंदिर बनाने की बात भी उसी ग्वालियर में उठी थी। तो फिर आखिर एक शहर या एक सीट के चक्कर में ये जो बयानबाजी हो रही है, इसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए मनोज जी, जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, कर्नाटक में जो जो घोषणा की गई है या वायदा किया गया है कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पीएफआई की तरफ बजरंग दल पर कोई प्रतिबंध लगा दें। देखिए अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और आने वाले समय में क्या होगा ये बात अलग है। हाँ, इसका चुनावी फायदा जो है कांग्रेस ने भरपूर उठाया है। जिस तरह से भाजपा ने बजरंग दल और बजरंगबली की तुलना करके जो है वोट का एकीकरण करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ में कांग्रेस ने जिस तरह से अभियान चलाया और कांग्रेस को उसमें सफलता भी मिल गई कि बजरंगबली अलग है और बजरंग दल अलग है। देखिए इन सब चर्चा के बीच मध्य प्रदेश में कोई चर्चा अभी तक नहीं चल रही बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने का या बजरंग दल के संदर्भ में कोई भी वक्तव्य, कोई भी बयान किसी भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का या किसी कांग्रेस के नेता का बिल्कुल, जब कर्नाटक से मामला उठा था तब भी यहाँ गोलमोल जवाब दिए गए थे, किसी ने सीधे सीधे तब भी नहीं कहा था। पूछा था, कुछ मित्रों ने, पत्रकार मित्रों ने सवाल पूछा था तो सीधे सीधे शब्दों में किसी ने जवाब ही नहीं दिया था। जहां तक सिद्धार्थ सिंह राजावत का सवाल है, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। और जहां तक उनकी बात है कि हम मैनिफेस्टो में जो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनेगा उसमें इसको शामिल कराने के लिए मैं पत्र लिख रहा हूं या मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदू महासभा को प्रतिबंधित किया जाए। देखिए बजरंग दल और हिंदू महासभा के कार्य प्रणाली को यदि देखा जाए तो बजरंग दल की कार्य प्रणाली में कई ऐसे पोल हमको दिखाई देते हैं। कई बार जो है लोगों की जो है मॉब लिंचिंग में हत्या भी हो जाती है और उसमें बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सामने आता है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू महासभा के द्वारा, हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा नहीं, तो इस तरह की घटना हम देखते हैं, जैसे पालघर की घटना हुई थी, 2 साधुओं की पीट पीट के हत्या कर दी। तो हम भीड़ को क्या किसी संगठन का, किसी उसका धर्म का नाम दे सकते? नहीं दे सकते। कई घटनाक्रम ऐसे सामने आए हैं जिसमें बजरंग दल का स्पष्ट इन्वॉल्वमेंट था। जो राजस्थान का मामला है, राजस्थान का मामला, 2 लोग, एक गुजरात का मामला था, उसमें भी स्पष्ट सामने आया था। तो बजरंग दल के इस तरह के काम है, लेकिन हिंदू महासभा इस तरह का कोई काम करती है, इस तरह का कोई जानकारी हमारे पास, मेरे पास तो कम से कम नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने, उनकी जयंती मनाने, उनका मंदिर कई जगह स्थापित करने का प्रयास करती आई है और करती भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे समाज में कोई ऐसी बात हो जिससे समाज में विद्वेष फैले या समाज में की क्षति हो, ऐसी बात सामने नहीं आई। तो मुझे लगता है कि एक सतही राजनीतिक मांग है राजावत के द्वारा की गई। मुझे लगता है इसको कांग्रेस आने वाले दिनों में स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि देखिए एक तो कांग्रेस जो है साफ्ट हिंदुत्व की ओर लगातार बढ़ रही है। बजरंगबली की पूजा में आप देखते हैं राम नाम के जपाई में आप देखते हैं सभी मंदिरों में जाने में। और पिछले दिनों तो एक कार्यक्रम में पीसीसी भगवामय हो गया था, भगवा झंडों से हो गया था। ये सब हम देखते हैं और देखते आए हैं। तो मुझे लगता है कि साफ्ट हिंदुत्व से अभी आगे बढ़ के अब हिंदुत्व की ओर लगातार कांग्रेस बढ़ रही है। और ऐसे मौके पे यदि
हिंदू महासभा जैसे संगठन को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिस पर आरोप बहुत कम है। सिर्फ ये आरोप है कि वो गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित करने का प्रयास करती है, सिर्फ ये आरोप है। ऐसे में उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता जी। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस चाहती है कि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन ना हो, क्योंकि जिनके खिलाफ वो हैं कि उनकी जयंती है। लेकिन उसी बाबूलाल चौरसिया को वो गले लगाए बैठे और उसके चक्कर में अपने कई सारे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देती है, जो कि सबसे बड़े उपासक माने जाते हैं ग्वालियर चंबल में गोडसे के। तो अगर सिद्धार्थ राजावती बात कह रहे हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना चाहिए कि पहले बाबूलाल चौरसिया को बाहर का रास्ता दिखाएं, फिर प्रतिबंध पे आगे बढ़ें। और जो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ सियासी लाभ मध्य प्रदेश में होता नजर आ रहा है कांग्रेस को इससे? देखिए मनोज जी, कांग्रेस का क्या है कि वो एक फार्मूला बना लेती है। हम यदि कर्नाटक भी ना जाएं तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में वो एक उपचुनाव जीत जाती है तो कहती है कि दमोह फार्मूले से हम बाकी के चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखिए क्या हालात हो जाते हैं। अब कर्नाटक में उसको सफलता मिल गई है, क्योंकि कर्नाटक में हम देख रहे हैं 11% मुस्लिम हैं। वहाँ जिस तरह से हमने देखा हिजाब से लेकर अलग मुद्दे आए, लेकिन वहाँ उस तरह से विभाजन नहीं हुआ, ध्रुवीकरण नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो वहाँ कांग्रेस को फ़ायदा मिल गया है। यदि बजरंग दल पे बैन की बात उन्होंने की तो आप देखिए ध्रुवीकरण के कारण उनको लगा कि वो गलती कर गए हैं, तो उन्होंने किस तरह से कहा कि हम बजरंग बली के मंदिर बनवाएंगे। हमारा बजरंग दल से और बजरंग बली से बैर नहीं है, हमारा सिर्फ आज से बजरंग दल से था। तो वहाँ बीजेपी ने जो कोशिश की वो उसके पक्ष में नहीं गई। तो कांग्रेस को लगता है कि एक फार्मूला बन गया है। अब इससे जुड़े संगठन बजरंग दल पर यदि यहाँ बैन लगाने की बात करेंगे तो एक समय पे कांग्रेस के जो नेता हैं, जो चेहरा है मध्य प्रदेश में, उनको कब से आप देख रहे हैं कि हनुमान भक्त बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से, चाहे हनुमान चालीसा के माध्यम से, चाहे उनके जो हनुमान मंदिर बनवाया उसके माध्यम से। तो कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही है कि वो बजरंग बली की भक्त है। मध्य प्रदेश की बात करें हम, बिल्कुल, तो अब वो मध्य प्रदेश में बजरंग दल के बैन की बात कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ ध्रुवीकरण हो जाएगा, यहाँ उसके पाले में वैसी सफलता नहीं मिलेगी जैसी कर्नाटक में मिल गई, क्योंकि वहाँ और कई सारे मुद्दे भी बहुत थे, सारे अकेला मुद्दे ये थे। मुद्दा नहीं था। आप देखिए कि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ अलग हैं। अब कांग्रेस को लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि माहौल वैसा ही बने। तो हिंदू महासभा से सीधा सीधा किसी को कोई, जिस तरह से खिलावन जी भी कह रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उस पर मांग करके क्या वैसा ही चाहती है? तो क्या वो सिर्फ ये चाहती है कि जो 6.3% की बात हम करें, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी है, बिल्कुल, क्या वो 6% मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करना चाहती, जिसका उसे डर है कि यदि 2023 में ओवैसी की पार्टी मैदान में उतरेगी तो इस 6% में से उसको कुछ नुकसान हो जाएगा। 2% का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 1 का हो सकता है। तो जो उसको लग रहा है कि दिलचस्प मुकाबला है, क्या उस रणनीति के तहत उसने ऐसा निर्देश दिए हैं? क्या उसकी नज़र जो 0.29% हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ईसाई है उस पर है? तो यदि ये नज़र होती तो मुझे लगता है सिद्धार्थ सिंह राजावत इसकी शुरुआत नहीं करते। ये सिर्फ हो सकता है कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सफलता मिली तो मैं भी यहाँ एक मांग कर देता हूँ। कांग्रेस में तो ऐसा कोई रणनीति बनती नहीं तो है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक रणनीति हो भी सकती है कि एक आदमी इसको उछाल कर देखे, फिर उसका रिएक्शन देखे, अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव आता है तो ये उनकी व्यक्तिगत राय है। तो फिर ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना बार बार कि वो बाबूलाल चौरसिया कौन है, जो नाथूराम गोडसे की आरती करता है, जो नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाता है, वो हिंदू महासभा का एक मेंबर था ना, पदाधिकारी था ना। आप उसको लेकर आते हैं कांग्रेस में हलचल मच जाती। मानक अग्रवाल को आप बाहर कर देते हैं, वो विरोध करते हैं। तो अरुण यादव का असर देखते हैं आप कि किस तरह से उन्होंने कहा था गांधी जी हम शर्मिंदा, हमें माफ कीजिए। गोडसे की पूजा करने वाला गांधी की पार्टी में कैसे आ गया? कांग्रेस में तमाम तरह के सवाल उठे थे, बहुत सारे लोगों ने उठाए, और जिस तरह से कमलनाथ जी ताकतवर हैं, कुछ लोग उठाना चाहते थे, नहीं उठा पाए। जिन लोगों ने उठाने की कोशिश की उनका असर देख लीजिए आप। मानक अग्रवाल बाहर से अंदर आ गए हैं, लेकिन आज की तारीख में अंदर आने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनावी साल है, आपने अंदर कर लिए, कोई जिम्मेदारी नहीं दी उनको। अरुण यादव की स्थिति उसके बाद से देख लीजिए, उन्होंने विरोध किया तो क्या हाल हुआ उनका, टिकट तक से वंचित हो गए, क्योंकि उसे बाबूलाल चौरसिया की जगह कमलनाथ का विरोध मान लिया गया ना जी। और क्यों आप क्या एक छोटे से कार्यकर्ता से लाने से आपको क्या फायदा हो रहा था? यदि आप गांधी जी के अनुयायी पार्टी हैं, गांधी जी की विचारधारा पे चलते हैं, तो फिर आपको गोडसे की विचारधारा वाले किसी भी व्यक्ति को अपने दल में नहीं लेना चाहिए। यदि जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पाले में जाने के बाद सब बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, तो आपके यहाँ आने के वाले की यदि विचारधारा बदल गई है क्या? वो नाथूराम गोडसे से गांधी भक्त हो गए क्या?
तमाम तरह के ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो मुझे लगता है ये दाव उल्टा पड़ सकता है कांग्रेस के लिए, ये मुद्दे को छेड़ना, क्योंकि आप वो गलती कर चुके हो जिसको आप मिटा नहीं सकते हो। या तो फिर आपको उस समय गलत थे या आज गलत हैं, तो ये सवाल उठेगा तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि ये सवाल आपके अंदर से ही उठेगा, पहले भी उठ चुका है। तो ये एक मौका और दे दिया आपने बीजेपी को। तो मुझे लगता है कि इस हिंदू महासभा पे आप बैन की यदि बात भी करते हैं, यदि अपने उसमें वचन पत्र में ले भी आते हैं, तो मध्य प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है ग्वालियर चंबल में फर्क पड़े, लेकिन यदि वहाँ ध्रुवीकरण हुआ तो आप देखिए कि आपको नुकसान ज़्यादा होता दिखेगा बीजेपी से, क्योंकि यदि वहाँ ध्रुवीकरण हुआ तो वही एक हिंदू महासभा की जो एक बेल्ट है ग्वालियर में, जहाँ वो मजबूत है, जहाँ से आप उनको तोड़ कर लाए हो, तो वहाँ कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। एक समय था कि वो विदिशा पूरा मध्य भारत तक उनका प्रभाव हुआ करता था, तो चुनाव अब भी ये लड़ा जाता था। जी चुनाव भी लड़ते थे और कई तमाम। तो खिलावन जी, एक और बात है, क्या कांग्रेस को डर लग रहा है आम आदमी पार्टी AIM से? अगर ग्वालियर की बात करें, महापौर के चुनाव में 50,000 वोट मिलते हैं आम आदमी उम्मीदवार को ग्वालियर में। हम देखते हैं कि एक विधानसभा सीट सिंगरौली, वो माफ़ कीजिए, महापौर उनके जीत भी जाते हैं। AIM के 7 पार्षद जीतते हैं और उनको 2 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। खासतौर से बुरहानपुर की अगर बात करें कि जितने वोट AIM के महापौर को मिले थे, अगर वो कांग्रेस के खाते में जाते तो शायद कांग्रेस की एक महापौर और बढ़ जाता। तो ये एक स्वाभाविक रणनीति के तहत ये प्लान किया जा रहा है। देखिए, आपने नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय निकाय के चुनाव में देख लिया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIM किस तरह से प्रभावी थी, और किस तरह से 2 सीट, मैं तो 2 सीट कहूँगा, सिर्फ बुरहानपुर नहीं बल्कि उज्जैन की सीट भी किस कदर छीनने में कामयाब हो गई भाजपा। सिर्फ इसी कारण से कामयाब हो गई कांग्रेस से छीनने में कि ओवैसी की पार्टी को, ओवैसी के प्रत्याशी को पर्याप्त वोट मिले। जब मैं तो कहता हूं कि जो बुरहानपुर का मतों का अंतर था 5,500-6 हज़ार का अंतर था, लेकिन ओवैसी की पार्टी को, उसके कैंडिडेट को 25,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अर्थात कुल मिला के चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, उसके आगामी विधानसभा चुनाव में आने से घबराहट तो कांग्रेस में है ही। और ओवैसी की पार्टी तो सीधा सीधा मुस्लिम वोटरों को काटेगी, और मुस्लिम वोटर आज के डेट में यदि हम कहें तो कांग्रेस के प्रतिबद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस के पक्षधर वोट हैं। दूसरी बात यह है मनोज जी कि कर्नाटक की परिस्थितियां कुछ अलग है। कर्नाटक में देखो, हिजाब का मामला सुलग रहा था, पिछले 2 साल 2.5 साल से लगातार सुलग रहा था। लोगों के मन में, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के मन में जो बात थी, वो किसी चुनाव में ही बाहर आ सकती थी विरोध के रूप में, और वो विरोध के रूप में बाहर आई। दूसरी बात जो है, जो आरक्षण दिया गया था 5% मुसलमानों को नौकरियों, और 4% जो बाद में लिंगायत और वक्का लिंगा को बराबर बांट दिया था, बराबर बांट दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, वो उसके कारण भी आक्रोश था। और बाद में जब बजरंग दल को बैन लगाने की बात कही गई तो मुस्लिमों के बातें छिल गई। तो कुल मिला के मेरा यही कहना। और देखिए, रिजल्ट भी देखिए आप कि 7 कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस से जीते हैं, 7 के 7 लड़े थे और 7 के 7 जीते हैं। जबकि आप दूसरी तरफ देख लीजिए, जनता दल एस में लगभग 22 कैंडिडेट लड़े थे चुनाव, मुस्लिम कैंडिडेट, और उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो कुल मिला के निश्चित तौर पे ध्रुवीकरण हुआ कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोटों का। लेकिन वहाँ ये परिस्थिति आई ना कि वोटर के दिमाग में रहा होगा कि आगे पीछे JDS, अगर हम कैंडिडेट जीत भी जाते हैं और हंग असेंबली बनी तो शायद JDS बीजेपी के साथ चली जाएगी, इसलिए उन्होंने रणनीतिक रूप से वोटिंग की और कांग्रेस के फेवर में वोट शिफ्ट हुआ, क्योंकि बीजेपी का वोट उतना ही था, इंटैक्ट था 36%, लेकिन JDS का 5% वोट कम हुआ और वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि वहाँ कर्नाटक की परिस्थितियां अलग थी और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है। और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे ओवैसी की पार्टी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेगी, और आम आदमी पार्टी ने तो तैयारी शुरू ही कर दी है, बल्कि ओवैसी की पार्टी ने कई जगह तैयारियां शुरू कर दी है। उनके जो है वो एक बकरी की पार्टी, क्या कहते हो, बिरयानी पार्टी चल रही है। बिरयानी पार्टी वो चिकन की भी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रजेश जी, जो खिलावन जी कह रहा आम आदमी पार्टी और AIM
33 सीटों पर तो उनकी नज़र है ही, वो ऐसी सीटें हैं जो अल्पसंख्यक निर्णायक स्थिति में। ये बात हो रही है कि उनमें से 15 सीट बीजेपी के पास है और 18 कांग्रेस के पास है। ओवरऑल ऐसी 50 सीटें उनके पास टारगेट पे। तो शायद इसलिए भी कांग्रेस को लग रहा है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर तो वो जा ही रहे हैं। दूसरा, वो जो मुस्लिम वोटर था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे हमने कर्नाटक में देखा कि एक ऑप्शन था तो वो जेडीएस को भी वोट करता था। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि समाजवादी पार्टी है, बसपा है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 ही दल थे, बीजेपी, कांग्रेस। कांग्रेस के साथ ही वो जाना पसंद करते हैं और बीजेपी को 6-8% वोट शेयर मिलता है अल्पसंख्यकों का। तो शायद उस वोट बैंक में सेंध लगने के डर से जो AIMIM की तैयारी है, आम आदमी पार्टी की तैयारी है, इसलिए कांग्रेस वो भी एक गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से यदि वोट प्रतिशत डाउन होगा उसका तो नुकसान, ये वोट बैंक किसका है? मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, ये वोट बैंक सीधा कांग्रेस का है। बीजेपी को इसमें से कोशिश करने के बावजूद बहुत कम वोट ऐसे मिल जाते हैं। हालांकि वो पसमानदा मुसलमानों पर दाव लगा रही है, वो कितने उसके प्रभाव में आते हैं, कितना प्रतिशत उनको करते हैं, वो अलग बात है, वो इस चुनाव में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का कोर वोट बैंक है ये। कांग्रेस को इस बार डर है कि AIMIM आ जाएगी तो इसी वोट बैंक में सेंध लगाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो सेंध लगाने की प्रक्रिया में भी है, सर्वे कर लिया उसने, पूरी ताकत से लड़ने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि OBC के दौरे हो रहे हैं, बिरयानी पार्टी हो रही है। 33 विधानसभा क्षेत्रों में उनका सर्वे पूरा हो गया, लगभग उम्मीदवार तय हो गए। हम देख रहे हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में वो 25,000 सदस्य बना लिए हैं। उनका टारगेट 10 लाख सदस्य बनाने का है। तो आप देखिए कि टारगेट यदि वो कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? ज़्यादातर उसमें अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनका एक पार्षद जो चुना गया है वो हिंदू है और वो OBC की विचारधारा से प्रभावित होकर, तो वो इस वोट बैंक में भी, जो वो वोट बैंक कौन सा है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि हम दलित, आदिवासी, OBC सबको साथ लेना जो धर्मनिरपेक्षता वाला वोट बैंक है। तो ये भी वोट बैंक किसका है जो उसके प्रभाव में आ रहा है? यदि बीजेपी का वोट बैंक तो OBC ले नहीं जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं। यदि कांग्रेस का 3% वोट बैंक भी यदि 6 में से खिसकता है तो सीधा सीधा उसको 50 सीटों पर नुकसान होगा। यदि OBC, और उसने देख लिया उसकी ताकत, 2 महापौर की सीट पर देख ली उनने, बुरहानपुर में देख लिए, उनने 7 पार्षद जिताकर ये देख लिया कि किसको नुकसान किया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान किया है। तो जो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख गए। तो नगरीय निकाय चुनाव में OBC ने बता दिया कि वो ताकत के साथ उतरने वाली है। आम आदमी पार्टी से ज़्यादा सफलता उसको दिख रही है यहाँ पे। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में तो आप महापौर जीत गए, लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी OBC को मिल गई। वो दूसरा रानी अग्रवाल के वो निजी जीत, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ बगावत करके कि वो आम आदमी पार्टी की सफलता नहीं है, लेकिन OBC की जो सफलता दिख रही है वो निश्चित तौर पर उसकी अपनी सफलता है, क्योंकि उसका यहाँ कोई वो नहीं था और उसने बाकायदा जो मेहनत की है, जिस तरह से संगठन आगे बढ़ रहा है, वो एक लाइन लेकर चल रहा है कि तो जो नुकसान किसको पहुँचाएंगे? कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत भी हम कह सकते हैं कि ये दाव चला हो। जिस तरह से कर्नाटक में एक मुश्त उसके फेवर में मुस्लिमों के वोट आ गए थे, मध्य प्रदेश में भी जो विभाजन ना हो OBC के रूप में यदि किसी के आने से, तो वो ये प्रचारित करने की पहले भी कोशिश करती रही है कि B टीम है बीजेपी की। बिल्कुल। अब वो हो सकता है इस दाव से, एक तो हिंदू महासभा का यदि आप वचन पत्र में ले आओगे तो उतना हो हल्ला नहीं होगा, बजरंग दल जैसे ध्रुवीकरण भी नहीं होगा, ऐसा उनको ऐसा मानना होगा। और उसका जो अभी तो बहुत समय है चुनाव का, वचन पत्र में नहीं लाते हैं, तो एक प्रवक्ता ने इस तरह से प्रस्ताव दिया था, इस तरह से मांग की थी, कांग्रेस ने खारिज कर दिए। तो वो दोनों तरफ से दाव खेल रही है। हो सकता है इसका कितना असर होगा, ये टेस्ट हो उसका, और टेस्ट करने के बाद उसको कह सकते हैं। लेकिन चुनाव में भले समय, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर एक आम मुहावरे के तौर पर कहा जाता है कि हांडी के एक चावल से पता लग जाता है कि बाकी के चावलों की स्थिति क्या है। लेकिन जो राजनीति की हांडी है उसमें हर चावल की अलग तासीर होती है, हर एक चावल को अलग अलग परखना पड़ता है। तो क्या सिद्धार्थ राजावत वाला चावल भी वही चावल है, इकलौता चावल है जिसको अलग से परखना है, या वो पूरी हांडी की बात कर रहे हैं? इस पर समय आने पर फिर बात करेंगे। फिलहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।